नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा करिए। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने काशी को दी बड़ी सौगात, लगभग 4000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले, मैं काशी का हूं और काशी मेरा, परिवारवाद पर भी बोला हमला। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ अभियान आज से शुरू। वक्फ कानून के खिलाफ कोलकाता में सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स। श्रीनगर में पीडीपी ने किया प्रदर्शन। एनआईए ने अदालत में जताया संदेह, तंवर राणा ने दूसरे शहरों के लिए भी रची थी मुंबई हमले जैसी साजिश। अब 18 दिन की एनआईए हिरासत में राणा, गहनता से होगी पूछताछ। पश्चिम बंगाल में भगवा झंडा हटाने पर मचा जमकर बवाल। हनुमान जयंती पर जुलूस की इजाजत नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की हिंदू सेवा दल की याचिका। पटना में सीएम आवास घेराव की कोशिश हुई नाकाम। कांग्रेस की पदयात्रा में भारी बवाल। हिरासत में लिए गए कन्हैया कुमार, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को बड़ी सौगात दी। पीएम ने 3880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव से की और काशीवासियों का स्वागत भी भोजपुरी में किया। साथ ही कहा कि मैं काशी का हूं और काशी मेरी, मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूं। वहीं पीएम मोदी ने परिवारवाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। हम देश के लिए उसी विचार को लेकर आगे चलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं। वे लोग पारिवारिक विकास पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका सिद्धांत परिवार का साथ, परिवार का विकास ही है। आज काशी को बड़ी सौगात दी है और परिवारवाद पर भी जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी का पूरा रूप बदल दिया है। काशी के रहने वाले लोग ये कहते हैं कि कभी उन्होंने सोचा नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था कि काशी में इतना बदलाव हो जाएगा। सिर्फ काशी नहीं, उसके आसपास के इलाकों में जिस तरीके का विकास हुआ है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन आज जो सबकी नजर गई, वाराणसी में कार्यक्रम था, पीछे पोस्टर जो है वो एक तंवर राणा का लगा हुआ था कि सब होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। पूछताछ भी चल रही है। बहुत लोगों को बेनकाब करना ये सरकार की जिम्मेदारी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल परिवारवाद को मुद्दा तो बना रहे हैं हर जगह। जहां जहां भी आप रीजनल पार्टीज को देखिए, चाहे बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, यहाँ की जितनी भी स्थानीय लोकल पार्टीज हैं वो सब परिवार के ऊपर आधारित है। झारखंड भी है उसमें, और नया एक जुट रहा है नाम परिवारवाद वाला, वो है आम आदमी पार्टी। तो ये एक दंश है और प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से भी इस बात को कह चुके हैं और बार बार उस पे वो आघात करते रहते हैं, जो जरूरी भी है। जी, वहीं नए वक्फ कानून को लेकर देश भर में हलचल तेज है। नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया। मुस्लिम संगठनों ने भी छात्रों का समर्थन किया। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने पार्टी ऑफिस के बाहर ही बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज से देश भर में वक्फ बचाओ अभियान शुरू हो गया है। इसका पहला फेज 7 जुलाई तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे जो पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। क्या फायदा होगा इस विरोध प्रदर्शन का और इस अभियान का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ये जितना प्रदर्शन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और मजबूत होती जाएगी। वो कह रहे हैं आप बैल मुझे मार, आप जहां तहां आप एक लाइन पे आप रहो। अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कानून बाकायदा प्रॉपर तरीके से ये पास किया गया कानून है। बहस हुई है, जेपीसी हुआ, सारा प्रोसीजर उसको फॉलो किया गया है।
भाई आपको इतनी ही ज्यादा बेचैनी है, जो बार बार इस बात को मैं कहता हूं, भाई 5 साल वेट कर लो। इतनी ही आपको डेमोक्रेसी, संविधान और सबके अंदर आपका विश्वास है तो सरकार बना लेना और कानून को बदल देना, किसने रोका है? लेकिन ये कानून तो बन गया तो बन गया। आपके धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला, वो भी बोगस धरना प्रदर्शन। इतना लंबा लंबा जो प्रवचन दिया जा रहा था, डींगे हाँकी जा रही थी कि जुमे की नमाज के बाद हर जगह तूफान आ जाएगा, लोगों का सैलाब आ जाएगा। चंद पैसे पे संगठन के लोग वो बाहर आए। कहां हुआ प्रदर्शन? कितना बड़ा हुआ प्रदर्शन? कोई भी प्रदर्शन 1000 आदमी से ज्यादा का कहीं नहीं हुआ। इन लोगों के चक्कर में बहुत सारे मुस्लिम्स वो जुमे की नमाज के लिए मस्जिद भी नहीं गए कि कौन इस बवाल में पड़े। दिक्कत क्या है कि इन लोगों के कब्जे वाली जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो जाने वाली है, नेताओं की जाने वाली है, मौलवी मौलानाओं की जाने वाली है। ये जो अधिकार, जो इस्लाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे जो लोगों की जमीन थी वो तो हड़प चुके थे। अब इसका हिसाब किताब होगा। अब हिसाब किताब होगा तो इनके हाथ से चले। भाई रो रहा है सबसे ज्यादा ओवैसी, 3000 करोड़ की मिल्कियत के ऊपर बैठा हुआ है। वक्फ की जमीन है, वो गरीब मुसलमानों का अधिकार है उसके ऊपर, और बैठ गए हैं ओवैसी साहब। इसी तरीके से ये तमाम बड़े बड़े मुस्लिम मौलवी मौलाना ये सब कब्जा करके बैठे हुए हैं। इनसे कब्जा जा रहा है, इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है। जी, इस खबर में बात तहव्वुर राणा की। जैसे जैसे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उसे संदेह है कि 26 से 11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा ने इसी तरह की आतंकी साजिश भारत के अन्य शहरों को निशाना बनाने के लिए भी रची थी। इस दलील को मानते हुए विशेष न्यायाधीश चंद्र सिंह जीत ने कहा, राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। एनआईए ने अदालत में कहा कि उन्हें राणा से गहनता से पूछताछ करनी है और 17 साल पुरानी घटनाओं को फिर से समझने के लिए उसे कई स्थानों पर ले जाना जरूरी है। एनआईए हिरासत में तो आ गए राणा, लेकिन क्या लग रहा है अब कितने बड़े खुलासे होने वाले हैं? बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। ये अमन की आशा वाले लोग, उनको भी जवाब देना होगा। एक मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है कि तहव्वुर राणा ये ऑपरेट करने वाला है, यहाँ पे अटैक होने वाला है, आईएसआई के साथ मिलकर ये काम कर रहा था। तो हिंदुस्तान की सरकार में वो कौन लोग थे कि जिन लोगों को उस दिन वॉर रूम में होना था? वो तमाम खुफिया एजेंसी के अधिकारी, होम मिनिस्ट्री के अधिकारी, जो मुंबई हमले के दौरान जिनको हेडक्वार्टर में रह के चीजों को मैनेज करना था, वो दर्जनों भर अधिकारी ये पाकिस्तान के हिल स्टेशन मरी में क्या करने के लिए चले गए थे? ये बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है। इसके ऊपर मीडिया चर्चा नहीं करता कि उधर हमला होने वाला है, ये तो आईएसआई को मालूम है। लेकिन यहां पे जो लोग गृह मंत्रालय एजेंसी के लोग थे, जो अधिकारी थे, वो पाकिस्तान में सैर सपाटा करने के लिए गए हुए थे। इसलिए 4 दिन लगा चीजों को नियंत्रित करने में। तो ये सारी प्लानिंग कैसे हो रही थी? ये राणा मुंबई के उस होटल में, ताज होटल में जहां अटैक हुआ वहां रहा, वहां से वो पाकिस्तान गया, फिर आया। किसी की नजर नहीं गई कि एक आर्मी का ऑफिशियल जो अभी आईएसआई के लिए काम कर रहा है, वो फ्रीली आ रहा है, जा रहा है, दिल्ली आ रहा है, किससे मिल रहा है, कंपनी खोल रहा है, और इतना बड़ा अटैक वो बिना लोकल सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। आप कितनी भी अक्लमंद आदमी होंगे, आपको विदेश के किसी शहर में डाल दिया जाए, आप 1 घंटे में आपको कहाँ होटल है, किधर से रास्ता, सब मालूम हो जाएगा।
देयर हैज टू बी समबडी टू गाइड यू। आप न लैंग्वेज समझते हैं, न हिंदी पढ़ने आती है, और ये तमाम ये जो मदरसा छाप टेररिस्ट थे, इनको अंग्रेजी भी नहीं पढ़ने आती है, तो ये कौन लोग थे जो हिंदुस्तान में उसको मदद कर रहे थे? ये सब खुलासे अभी होंगे, आप देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। जी। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां रामनवमी के दौरान एक बस से भगवा झंडा उतारने की घटना ने सियासत तेज कर दी है। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार के समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में ऐसा किया। घटना के दौरान बस को रोका गया और उस पर लगे भगवा झंडे को जबरन उतार दिया गया। बीजेपी इस मामले को पश्चिम बंगाल में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बता रही है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेड रोड पर हनुमान जयंती का जुलूस निकालने की हिंदू सेवा दल की याचिका खारिज कर दी है। ईद की नमाज के स्थान पर जुलूस की अनुमति नहीं दी गई। इसके पहले रामनवमी के मौके पर जुलूस निकालने की अनुमति कोर्ट ने दी थी। ये क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने के लिए बार बार कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? ये बंगाल के हिंदुओं को सोचना होगा ना। ममता बनर्जी तो बहुत ही क्लियर है, और ममता बनर्जी के लिए को इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहिए कि शी इज वेरी क्लियर अबाउट इट, कि वो मुसलमानों के लिए, हक के लिए लड़ेगी। मुसलमानों के 1 इंच जमीन वो जाने नहीं देगी। मुसलमानों के झंडे को हटाया नहीं जाएगा। मुसलमानों की भीड़ के ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। मुसलमान कहीं भी चाहेगा वो नमाज पढ़ सकेगा, हिंदू ये काम नहीं कर सकेंगे। हिंदुओं की जमीन की रक्षा नहीं होगी। भाई वक्फ के जरिए जो हिंदुओं की जमीन, टेम्पल की जमीन जो कब्जा किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए तो वो खड़ी नहीं। उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई हम तुम्हारे भगवा झंडा को रोकेंगे, उसके लिए हम खड़े होंगे। भाई जिस राज्य में इस तरह का नोटिस आ जाए कि दुर्गा पूजा जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पूजा है बंगाल के अंदर, और उसमें ये नोटिस छप जाए कि ये समय है जब नमाज होता है, उस समय कोई आरती नहीं होगी, कोई भजन नहीं बजेगा, कोई कल्चरल कार्यक्रम नहीं होगा, आवाज नहीं होनी चाहिए। तो ममता बनर्जी तो क्लियर है, दिक्कत वहां के लोगों की है। लोगों को सोचना होगा कि किसको आप वोट देकर के जिताते हो। और ये जो झंडा, भगवा झंडा के ऊपर वहां की पुलिस ने हटाया है, वो सिर्फ भगवा झंडा नहीं था, उसके ऊपर बजरंग बली की तस्वीर भी थी। ऐसा काम कोई इस्लामिक झंडे के ऊपर हाथ साफ करके दिखा दे बंगाल की पुलिस, तब समझ में आ जाए कि भाई क्या इनकी हैसियत है। मुंह छुपा करके घूम रहे हैं। मुर्शिदाबाद में पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया और ये लोग कुछ नहीं कर सके। तो ममता बनर्जी तो अपनी राजनीति कर रही है। चुनाव आने वाले हैं, उनको मुस्लिम वोट चाहिए, वो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी हैं। अब बंगाल की जनता को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। जी। आखिरी खबर में बात बिहार की राजधानी पटना में आज कांग्रेस पार्टी सीएम आवास का घेराव करने निकली थी। इस दौरान जमकर सियासी हंगामा हो गया। पुलिस ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार समेत कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया। वहीं इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भाजी और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बता दें कि बिहार में पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ NSUI की ओर से पदयात्रा निकाली जा रही है। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा का आज अंतिम दिन था। इसके तहत सीएम हाउस का घेराव और नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा चला था। आज पटना में भारी बवाल। कन्हैया को क्यों उठा ले गई पुलिस? देखिए, वो आप बवाल करेंगे, आप बैरिकेड तोड़ेंगे, आप बिना परमिशन के जो है आप मुख्यमंत्री के घर और उनके दफ्तर को घेरने की कोशिश करेंगे तो कार्रवाई होगी। बिहार में तो बातचीत बाद में होती है, पुलिस का डंडा पहले चलता है। ये तो दस्तूर है। ये कांग्रेस वाले ने ही इस तरह का दस्तूर जो है बिहार में कायम किया। ये कोई पहली बार थोड़ी है कि आप उपद्रव करेंगे। बीजेपी वालों ने भी किया था तो भी डंडा चले थे, उसमें तो एक की मौत हो गई थी। यहाँ तो सब सही सलामत है। तो आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप इस तरह का आंदोलन कर देते हो, वो भी बिना परमिशन के। तो खैर ये बात तो अलग है, लेकिन क्या हो रहा है बिहार में? अब आंदोलन इधर हुआ, न्यूज चलने लगा, तो आरजेडी वाले बोले कि हमने भी बेरोजगारी के खिलाफ पद यात्रा की थी, हमने भी महंगाई के खिलाफ यात्रा की थी, हमने भी पलायन के खिलाफ। मतलब आपस में ही कंपटीशन चल रहा है। इट इज अ डिवाइडेड हाउस, इट इज अ डिवाइडेड हाउस। कन्हैया को पुलिस उठा के ले गई,
अगर एक साथ होते तो तेजस्वी यादव तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हमारे एक महान नेता को आप जो है उठा करके क्यों ले गए, ये हमारे इंडी गठबंधन महागठबंधन का जो है वो हिस्सा है। लेकिन क्या हुआ, लोग उसके ऊपर ही कटाक्ष कर रहे हैं। और एक और बुरी खबर आ गई, खबर यह आ गई कि सचिन पायलट ने कह दिया कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी किसी की पिछलग्गू नहीं चलेगी, किसी के पीछे पीछे नहीं चलेगी, हम आगे आगे चलेंगे। और ये बयान कब आया है, जब एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने अपने आप को खुद ही मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। तो अभी जो विपक्ष है वहां पे वो इट्स ए डिवाइडेड हाउस, इट्स ए डिवाइडेड हाउस। और ऐसे में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान, इन लोगों को तो काफी मजा आ रहा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।